नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिंह। वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल चैनल सोशल वाला। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ अमेरिका, अमेरिका की चुनाव प्रणाली। आखिर अमेरिका का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इलेक्टोरल सिस्टम वहाँ का। देखिए, दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है इलेक्टोरल सिस्टम अमेरिका का। एक तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक फेडरल सिस्टम। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम को समझते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट प्लस हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये दोनों ही प्रेसिडेंट हो। बात को समझिए, हेड ऑफ द स्टेट यानी कि पूरी कंट्री का हेड जो है वो प्रेसिडेंट है, प्लस वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका भी जो हेड है वो भी प्रेसिडेंट है। अमेरिका में ये सिस्टम है। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी कि वहाँ का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है और वहाँ की गवर्नमेंट का भी हेड प्रेसिडेंट ही है। फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम कहता है कि राज्य और केंद्र ये दोनों की शक्तियाँ क्लियर कट बटी हुई होती हैं कि राज्य की ये शक्तियाँ हैं और केंद्र की ये शक्तियाँ हैं। वहाँ के राज्यों की आमतौर पर शक्तियाँ ज़्यादा हैं। इतनी शक्तियाँ भारत के राज्यों को नहीं दी गई, ब्रिटेन के राज्यों को नहीं दी गई। ब्रिटेन में तो राज्य ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर 4 देश हैं अलग अलग, उनकी शक्तियाँ इतनी नहीं है जितनी केंद्र की शक्तियाँ हैं। अमेरिका में जो स्टेट्स की शक्तियाँ हैं, स्टेट की पावर है, वो थोड़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया। तो स्टेट्स इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, ऐसे समझ लीजिए वहाँ के स्टेट्स जो हैं, वहाँ के राज्य जो हैं, उनके अपने खुद के अलग अलग संविधान हैं। एक देश का संविधान भी है, उस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि ये राज्यों की इतनी शक्तियाँ हैं, ऐसे ऐसे केंद्र और राज्य एक दूसरे के कनेक्शन में हैं। वहाँ के राज्यों के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। 50 राज्य हैं वहाँ के अमेरिका के। तो वहाँ का जो सिस्टम है वो 2 प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है, प्रेसिडेंशियल और फेडरल। दोनों सिस्टम हमने समझ लिए। चलिए आइए समझते हैं इलेक्शंस। जो वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था इंडिया के इलेक्शंस, इंडिया में कितने इलेक्शन, भारत में जो कितने इलेक्शंस हो रहे हैं। आज हम समझते हैं अमेरिका में कितने इलेक्शंस होते हैं। देखिए, अमेरिका में 4 लेवल्स के इलेक्शन होते हैं। फेडरल लेवल, फेडरल मतलब सेंटर का ही इलेक्शन जो होता है, सेंट्रल लेवल का। दूसरा स्टेट लेवल का। तीसरा लोकल लेवल, वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनके भी इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर भी म्यूनिसिपैलिटीज़ बोर्ड्स वगैरह होते हैं। और अदर्स, एक और तरह का इलेक्शन वहाँ पे होता है जो लिटरली मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। वहाँ का जो अलग जो सिस्टम होता, अलग जो इलेक्शन होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा इलेक्शन है। फिर पहले हम बात करें फेडरल सिस्टम, फेडरल लेवल की, कि अगर आखिर सेंटर लेवल पे कौन कौन से चुनाव होते हैं। देखिए, सेंटर लेवल के पे जो सबसे पहला चुनाव है वो है प्रेसिडेंट का। हमारे जो भारत का चुनाव था सेंटर लेवल का, उसमें भी प्रेसिडेंट का चुनाव सबसे पहले था। वहाँ पर भी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, हमारे भारत में भी था। वहाँ पर जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, वहाँ की भी 2 सदन हैं। एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और एक है सीनेट। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये 2 वहाँ की सदन हैं। इनका भी चुनाव फेडरल लेवल पर होता है, यानी कि सेंटर लेवल पर होता है। प्रेसिडेंट की जो टर्म है वहाँ के प्रेसिडेंट की टर्म होती है 4 साल, वाइस प्रेसिडेंट की भी 4 साल होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की 2 साल और सीनेट की 6 साल। ये टर्म है। इसको टर्म को आगे और विस्तार में समझेंगे। फिलहाल समझते हैं कि 4 चुनाव होते हैं फेडरल लेवल पर अमेरिका में। स्टेट लेवल पर कौन कौन से चुनाव होते हैं। स्टेट लेवल पे जो सबसे पहला चुनाव है वो है गवर्नर का। वहाँ पर गवर्नर की वही स्थिति है जो वहाँ पर प्रेसिडेंट की स्थिति है। तो गवर्नर का चुनाव होता है और वहाँ पर सेम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस सीनेट, ये 2 चुनाव और वहाँ पर होते हैं। स्टेट लेवल पर ये 3 चुनाव हो गए। लोकल लेवल पर वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं उनके चुनाव होते हैं और अदर्स। ये जो है ये मेरा फेवरेट चुनाव है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चुनाव मैं इसको मानता हूँ।
इसका नाम है रेफरेंडम। वहाँ पर रेफरेंडम्स होते हैं। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम की अगर सिंपल सी मैं डेफिनेशन बोलूँ तो वो ये होगी कि रेफरेंडम इज़ अ मेथड ऑफ रेफरिंग अ क्वेश्चन और अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू द एंटायर इलेक्टोरेट डायरेक्टली। मतलब समझिए, रेफरेंडम का मतलब होता है अगर वहाँ पर जैसे कोई भी संविधान में संशोधन करना है तो उस संशोधन करने के लिए वो अपनी जनता से मतदान कराते हैं कि ये संशोधन होना चाहिए या नहीं। वहाँ की जनता मत देती है कि हाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह, वहाँ पर एक चुनाव ये भी होता है। हमारे देश में नहीं होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में भी रेफरेंडम चुनाव हो। मेरा ऐसा मानना है रेफरेंडम चुनाव अगर होता तो बहुत से कानून जो हमारे देश के लिए वाकई हित में थे और वो कुछ चंद लोगों की वजह से नहीं पारित हो पाए, या पारित हुए भी तो उसके बाद उनको वापस लेना पड़ा, वो इसीलिए कि यहाँ पर रेफरेंडम्स नहीं होते, जनमत संग्रह नहीं होते। जनमत संग्रह अगर होते भारत में तो बहुत अच्छे अच्छे जो लॉ आए थे वो वाकई में लागू होते भारत में, और पूरा देश उन लॉ पे काम कर रहा होता, और बहुत ख़राब लॉ जो आते हैं वो ना आते। तो ये फ़ायदा होता है किसी भी कंट्री को रेफरेंडम चुनाव से। रेफरेंडम चुनाव एक बढ़िया चुनाव है। तो ये इतने सारे इलेक्शंस होते हैं अमेरिका में, 4 फेडरल लेवल पर, 3 स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर एक चुनाव होता है। ये 8 चुनाव यहाँ तक हो गए, और रेफरेंडम्स होते हैं। एक रेफरेंडम हो या 2 रेफरेंडम हो, वो उसी हिसाब से होते हैं, जितने वहाँ पर मुद्दे आते हैं उनके हिसाब से वहाँ पर उतने ही रेफरेंडम्स होते हैं। तो ये 8-10 चुनाव होते हैं अमेरिका में। इतने सारे चुनावों को वो कराते हैं, तो आखिर उन्होंने इन चुनावों को कराने का मैकेनिज़्म क्या अपनाया? आखिर वो इतने सारे चुनावों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो उसके लिए इनका मैकेनिज़्म जान लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम समझते हैं आखिर इतने सारे इलेक्शंस को कराने का मैकेनिज़्म अमेरिका का क्या है। तो देखिए, वहाँ पर साल में एक बार, वहाँ के कानून में लिखा हुआ है, वहाँ के कानून में क्या लिखा हुआ है? फेडरल इलेक्शन डे या नेशनल इलेक्शन डे। वहाँ पर एक दिन में सारे इलेक्शंस होंगे, एक दिन में सारे इलेक्शंस, पूरी साल में एक दिन होगा, उस एक दिन सारे इलेक्शंस होंगे। और वो एक दिन कब आएगा? वो एक दिन होगा नवंबर का जो महीना है। ध्यान रखना, ये बात वहाँ के कानून में लिखी हुई है। वहाँ का जो नवंबर का महीना है, उस नवंबर के महीने में जो भी मंगलवार, जो भी पहले सोमवार, जो भी सोमवार के बाद का जो पहला मंगलवार आएगा, ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे, नवंबर के महीने का जो भी मंगलवार आएगा पहले सोमवार के बाद, नवंबर महीने में पहला सोमवार आएगा। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को सोमवार आ गया तो 2 तारीख को ट्यूसडे आ जाएगा। तो 2 तारीख को ट्यूसडे आ गया। अगर पहली ही तारीख को ट्यूसडे आ जाता है तो वो ट्यूसडे नहीं, उस ट्यूसडे को नहीं, पहले सोमवार को, पहले मंगलवार को नहीं, पहले सोमवार के बाद का जो मंगलवार आएगा उसको इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन डे है। तो अगर पहली ही तारीख को मंगल आ गया, ट्यूसडे आ गया, तो अगला जो सोमवार आएगा वो 7 तारीख को आएगा, और उसके बाद जो मंगलवार आएगा, फर्स्ट मंडे के बाद जो मंगलवार आएगा वो आएगा 8 तारीख को। तो 8 तारीख यानी 2 से 8 नवंबर तक, 2 नवंबर को आएगा या मंगलवार पहले मंडे के बाद मंगलवार जो आएगा वो या तो 2 तारीख को आएगा या 8 तारीख को आएगा मैक्सिमम। तो 2 से 8 तारीख के बीच वहाँ के सारे वहाँ का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन 2 से 8 तारीख के बीच में किसी एक दिन होता है। पूरी साल में एक दिन सारे इलेक्शंस, जो 8-10 इलेक्शन अभी गिनाए थे, वो सारे इलेक्शन एक ही दिन में वो कंडक्ट कराता है अमेरिका। और प्लस उसमें एक और चीज़ है कि जो इवन नंबर्स वाली जो ईयर्स हैं, यानी कि 2020, 2022, 2024 जो सम संख्या वाले वर्ष हैं, उन्हीं वर्षों में इलेक्शन होगा। यानी 2021 में नहीं इलेक्शन होना, 2023 में नहीं होना, 2020 में हुआ था, अब 2022 में होगा
2022 के नवंबर के महीने में होगा, जो भी मंगलवार पहले सोमवार के बाद पड़ेगा। तो यानी 2020, 2022, 2024 इन सालों में वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, इवन नंबर्स वाली ईयर्स में। तो ये वहाँ के कानून में लिखा हुआ है। नेशनल इलेक्शन डे होता है वहाँ पर नवंबर के महीने में, 2 से 8 नवंबर के बीच में कभी भी आ सकता है। जैसे 2020 में 3 नवंबर को वहाँ पर नेशनल इलेक्शन डे था। चलिए इस मैकेनिज़्म को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक टेबल बनाता हूँ, उस टेबल के ज़रिए समझते हैं। देखिए यहाँ 2020 के इलेक्शंस के बारे में लिखूँगा, यहाँ 2022 और यहाँ 2024 ले लेते हैं। पहले फेडरल लेवल की बात करते हैं। सेंट्रल लेवल पे जो चुनाव हो रहे हैं, प्रेसिडेंट का हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का हो रहा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है और सीनेट। ये 4 चुनाव फेडरल लेवल पर होते हैं। इन चारों चुनावों की बात करेंगे। देखिए 2020 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन हुए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसमें 435 मेंबर्स हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वहाँ की, जो यहाँ की लोकसभा है वही वहाँ की, ऐसी ही वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वहाँ पर 435 मेंबर्स हैं। उसके भी इलेक्शंस जो हैं वो 3 नवंबर को हुए थे 2020 में। और वहाँ की जो सीनेट है उसके 1/3 मेंबर्स का, सारे मेंबर्स का एक साथ इलेक्शन नहीं होता वहाँ पर 1/3 मतलब 1/3 मेंबर्स का इलेक्शन होता है। 6 साल का इनका टर्म होता है सीनेट का। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का 4 साल का होता है, 2 साल का सॉरी, और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का 4-4 साल का ड्यूरेशन होता है। सीनेट का 6 साल का होता है, लेकिन 1/3 जो मेंबर्स होते हैं उनका हर 2 साल में इलेक्शन होता है। तो 2020 में 1/3 लोगों का इलेक्शन हुआ। अब 2022 में, अब ध्यान रखना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होगा वो 4 साल में होगा, यानी कि 2020 में तो हुआ था, हर वो वर्ष जो 4 से भाग हो जाए उसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है अमेरिका में। तो 2020 4 से भाग हो रही है, इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन 2020 में हुआ था। 22 नहीं होगा, 24 में अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, 2022 में नहीं होगा। 2024 और वाइस प्रेसिडेंट का भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी 4 साल का कार्यकाल है इसका भी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का 2 साल का कार्यकाल है, इसलिए 2 साल बाद फिर से इनका होगा। अब की साल फिर से इनका होना है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो 435 मेंबर्स हैं। सीनेट के 1/3 मेंबर्स का तो होना ही होना है। ऐसे ही 2024 में प्रेसिडेंट का होगा, वाइस प्रेसिडेंट का होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का होता ही होता है, सीनेट का 1/3 मेंबर का होना ही होना है। ये फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है वहाँ का। एक दिन में, यानी कि वहाँ के लोगों को एक दिन घर से बाहर निकलना है और ये सारे चुनाव देकर आ जाना है। उसको आगे और समझेंगे। पहले देखते हैं स्टेट लेवल के जो चुनाव हैं वो कैसे कैसे होते हैं। एक तो गवर्नर का चुनाव बताया था स्टेट लेवल पर, और एक था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस सीनेट। एक गवर्नर का चुनाव था और 2 चुनाव ये थे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस सीनेट। तो गवर्नर का चुनाव 2020 में हुआ था और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट का भी वहाँ पर चुनाव हुआ था। वहाँ की जो 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में से 49 राज्यों की दोनों सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी है और सीनेट भी है वहाँ के 49 राज्यों के, यानी कि 98 सदन हो गए। केवल एक राज्य नेब्रास्का, उस राज्य में केवल एक ही सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ पर सीनेट नहीं है नेब्रास्का में। इसलिए कुल 99 सदन है पूरे अमेरिका में। उस 99 सदनों में से 88 सदनों का 2020 में चुनाव हुआ है। अब 2020 में 88 का हो चुका है, तो बचे कुछ 11 का 2022 में हो जाएगा, 2024 में फिर से उन 88 का हो जाएगा। तो ऐसे वहाँ के चुनाव स्टेट लेवल के चल रहे हैं। एक और चुनाव मैंने आपको बताया था, ऐसे ही वहाँ के लोकल लेवल के होते हैं, लोकल लेवल की भी। और एक चुनाव मैंने बताया था रेफरेंडम। जो रेफरेंडम का चुनाव है वो भी
2020 में कई रेफरेंडम के चुनाव हुए हैं वहाँ पर अमेरिका में। जैसे कि कैलिफोर्निया में वहाँ का जो फ्लैग है वो कैलिफोर्निया के लोग उस फ्लैग को बदलना चाह रहे थे, तो कैलिफोर्निया ने रेफरेंडम करा लिया। उस रेफरेंडम में उनका फ्लैग जो है फ्लैग को बदलने की अनुमति मिल गई जनता से। तो रेफरेंडम बड़ा ही अच्छा चुनाव होता है। अब फ्लैग को बदलवाने के लिए जनता से पूछा, जनता ने हाँ कर दिया, फ्लैग बदल गया। अब किसी से पूछे बिना ही फ्लैग को बदल दें तो फिर कहाँ से डेमोक्रेसी रहेगी, जनता का राज कहाँ रहेगा। तो वहाँ पे जो रेफरेंडम है ये वाकई बहुत अच्छा चुनाव है। तो वहाँ पर जो जैसे कि एक मिसिसिपी में रिजर्वेशन को लेकर वहाँ पर रिजर्वेशन जैसी कोई व्यवस्था चल रही थी, उस पर रोक लगी हुई थी। उस रोक को आगे बढ़ाना है या उसको रोक को रोक देना है, इसके लिए उन्होंने रेफरेंडम करा लिया। एक और जैसे मैरिजुआना एक टाइप ऑफ ड्रग्स होता है, मैरिजुआना कुछ राज्य अमेरिका के चाह रहे थे इसको लीगलाइज करना, तो उसके लिए उन्होंने रेफरेंडम करा लिया। वहाँ पर रेफरेंडम होते रहते हैं। हमारे भारत में भी ऐसे रेफरेंडम होने चाहिए। बड़े बड़े कानून जो आते हैं उनके लिए रेफरेंडम होने चाहिए। तो वहाँ पर रेफरेंडम, लोकल, ये इतने सारे चुनाव साल में, सम संख्या वाले साल में एक दिन आदमी को घर से बाहर निकलना है। 8-10 रूम बने हुए होंगे, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का, सीनेट का, गवर्नर का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट स्टेट की, और लोकल लेवल का और रेफरेंडम का। सारे चुनाव अलग अलग कमरों में हो रहे होंगे और वहाँ पर उनको अपने हिसाब से मत देकर आ जाना है। अगली साल फिर नहीं जाना, उससे अगली साल फिर ये सारे चुनावों को दे के आ जाना है। तो वहाँ के आदमी साल में एक दिन, सम संख्या वाले सालों में एक दिन घर से बाहर निकलते हैं और सारे चुनावों को करके घर वापस आ जाते हैं। ये वहाँ का मैकेनिज़्म है इतने सारे चुनावों को कराने का, अमेरिका का। तो लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में भी रेफरेंडम चुनाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे हमारा इतना बड़ा चैनल तो नहीं है कि हमारे कमेंट करने से रेफरेंडम चुनाव होने लग जाएंगे, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ रेफरेंडम चुनाव की मांग उठे हमारे देश में, क्योंकि रेफरेंडम चुनाव जो है वो वाकई में बहुत अच्छे चुनाव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।